मोहतरमा का ख़त मिल गया है। याद दहानी के लिए उनकी चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ मैं कल भी बता चुका हूँ याददाश्त से। एक नुस्खा जो प्लस्टिला 30 और प्लस्टिला 1000 और अशोका मदर टिंचर, ये कुछ अरसे से इस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस्टिला सिर्फ 30 देने से कई दफ़ा वो अंदर कुछ बेदारी पैदा नहीं होती, तो मैंने ये तरीक़ शुरू किया कि 1000 में एक दफ़ा 10 दिन के अंदर एक बार, और दिन में 3 दफ़ा प्लस्टिला 30। दिन पर यह तजर्बे हुए थे, और साथ अशोका मदर टिंचर। अगर अशोका ना मिले, आमतौर पर मगरबी ममालिक में अशोका नहीं मिलती, ये हिंदुस्तान की बनी हुई दवा है, तो उस सूरत में गॉसिपियम मदर टिंचर इसके मुतबादल के तौर पर देते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 4 ख़तों के इक़्तिबास दिए हैं। पिछले 3 माह के अंदर इन 4 ख़तों के ज़रिए ये खुशखबरी मिली कि एक ने लिखा कि 1 माह के इस्तेमाल के बाद ही खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ। एक ने लिखा शादी के 6.5 साल बाद खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ, लेकिन ये नुस्खा 6 माह इस्तेमाल किया है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि 1 माह के अंदर हो, लंबा अरसा बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कराना पड़ता है। एक ने अमेरिका से लिखा है कि शादी के 3 साल के बाद खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ, और नुस्खा 6 माह इस्तेमाल किया। यहाँ भी 6 माह वाला ही है। एक ने बग़ैर ये बताए कि कितनी देर इस्तेमाल किया, ये लिखा है कि खुदा के फजल से अब उम्मीद से हूँ और नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है। पेशाब के मुतालिक मैं बता चुका हूँ, कैंथरिस बहुत अच्छा असर रखती है अगर जलन हो, और दूसरे जलन में भी जो बर्न से यानी आग से जलन पैदा हो, उसमें भी कैंथरिस बहुत मुफीद है। बच्चे ख़ास तौर पर अगर खुदा न खासा जल जाए, मैं उनके मुतालिक फिर बताऊँगा आपको फौरी तौर पर क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एक कैंथरिस भी उनमें से है, बड़ों और छोटों सब पर बराबर काम करती है। एक खातून को पुरानी तकलीफ़ थी कि सारा दिन पेशाब जब भी आता था सख्त जलन के साथ, और उन्होंने लिखा कि किसी दवाई से आराम नहीं मिला। फिर ये नुस्खा शुरू किया जो नईमा ने इनको भेजा था यहाँ से, कैंथरिस 30 वाला। वो लिखती हैं कि हैरत अंगेज़ बात है कि तीसरी खुराक से ही फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, और मुसलसल फ़र्क पड़ता रहा, यहाँ तक कि अब मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ। किसी एक खातून ने अपनी बच्ची के मतलब लिखा है कि उसको पेशाब की शदीद तकलीफ़ थी, कैंथरिस 30 में दी गई तो खुदा के फजल से बहुत जल्दी उसको मुकम्मल आराम आ गया। बालचर का नुस्खा आपको पहले बयान कर बता चुका हूँ। वो कहते हैं, मेरे एक साहबा लिखती हैं, मेरे शोहर के सर पर 15 दिन के अंदर अंदर बाल उगाए उसी नुस्खे से, लेकिन वो बाल अब सफ़ेद हैं, और वो पता नहीं वो कितने बूढ़े हैं शेर जिस उम्र में जाके उगने उसी के मुताबिक होंगे ना बाल भी। बाकी एक बात पहले बयान कर चुका हूँ, वही जिसको गंदगी खिलाई गई थी उसको 3 दवाएं मैंने बारी बारी दिलवाई थी। एड़ियों में दर्द और पंजों में भी अमूमन आर्निका और लीडम के मिक्सचर को रिस्पॉन्ड करता है, उसके नतीजे में काफ़ी लोग शफा की इतला करते हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं, एड़ी की हड्डी का दर्द, उसमें याद रखना चाहिए कि बसा औक़ात हड्डी बढ़ चुकी होती है, नोड्यूल सा बन जाता है, उसमें महज लीडम और आर्निका फ़ायदा नहीं देते, इर्द गिर्द गोश्त की तकलीफ़ को कम तो कर देते हैं मगर शफा नहीं मिल सकती। उसके लिए कैलकेरिया काब 30 में एक लंबा कोर्स देना होगा,
जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक जारी रखें तो खुदा के फजल से फिर वो हड्डी जो बाहर उभर आई हो वो भी घुल जाती है। एक मैं बता चुका हूँ, सीपीआई इन्होंने तजवीज़ किया था टांगों और पाँव की कमज़ोरी और शदीद ठंड। हाँ, ये मैंने तो नहीं किया था सीपीआई तजवीज़ इसमें 30 ताकत में। क्यों मैंने किया था? हाँ, या आपने अपनी तरफ से किया था? अच्छा, कोई इलामत इसमें ऐसी होगी जिसकी वजह से सीपिया मुझे याद आई होगी? क्या बात थी? छोटे छोटे बच्चे थे, हर वक्त इसलिए छोटे छोटे बच्चे तो बड़े लोगों के होते हैं उनको बच्चों की परवाह नहीं रही थी। ये अब याद आ गया। यहाँ जो 3 इलामतें लिखी हैं ये वो हैं ही नहीं जिन पर मैं सीपिया तजवीज़ करता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कोई बात होगी। उस औरत ने मुझे ये लिखा था कि हालत अब ये हो गई है, कमज़ोरी और वो तो अलग रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर मुझे कोई अब रहम नहीं आता, कोई उनसे ताल्लुक़ जैसा नहीं रहा, जैसे गोया के। ये ख़ास इलामत है सीपिया की। इस पर उसे सीपिया 30 दी गई तो बहुत खुशी का ख़त आया। उसने कहा तुम हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा खुदा के फजल से। रात को बच्चे का डर कर उठना और पेशाब, उसमें आर्सेनिक मुफीद होती है बहुत, सावकात बहुत अच्छा से दिखाती है। ओपियम भी बहुत मुफीद है उसमें। एकोनाइट ऊंची ताकत में बहुत मुफीद है। अब वो बालों की सफ़ेदी के मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सुलाइनम 1000 दिया करता हूँ, खुदा के फजल से बहुत उसको मुफीद देखा है। वक्फ जदीद के आगाज़ से मुझे याद है बहुत ऐसे मरीज़ जिनके जवानी में बाल सफ़ेद हो रहे थे उनको सुलाइनम ने फौरी तौर पर फ़ायदा पहुँचाया। अब नईमा खोखर अपनी डायरी में से लिख रही हैं कि जिन मरीज़ों को सुलाइनम 1000 तजवीज़ किया गया था, 3 उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कन्फर्म कर दिया है, एक लाहौर से और 2 जर्मनी से, कि खुदा के फजल से इस नुस्खे के असर से अब बाल काले होने शुरू हो गए हैं। बाल जो काले होते हैं तो जड़ों से शुरू होते हैं, ये याद रखना चाहिए। ऊपर से स्याही तलाश न करें, उनको इसमें फोलना जैसा होता है, जैसे जुएँ निकालते हुए देखते हैं, यूं यूं करके बालों को जड़ों में देखेंगे तो वहाँ नए बाल से आप उग रहे होते हैं। सफ़ेद हुए हुए बाल काले नहीं हुआ करते। नाखून की आदत का मैं बता चुका हूँ। नेट्रम फॉस और नेट्रम म्योर ने भी फ़ायदा दिया। और बाल एक किसी के गिरते बहुत थे। अब देखें बाज़ दफ़ा एक ही पोटेंसी छोटी ताकत में फ़ायदा नहीं देती, उसे ऊंचा करना पड़ता है। एसिड फास्ट उसको तजवीज़ किया था 30 में, उसने रिपोर्ट की कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा उसे 200 में खाओ उसी को, तो वक्फ़ा बढ़ा दिया बजाय रोज़ाना खाने के, हफ्ते में 2 दफ़ा। और उसकी इतला मिली कि खुदा के फजल से अब एसिड फास्ट के बाद बाल गिरने बंद हो गए हैं। और भी कई दवाओं में हैं, तो जो दवा छोटी ताकत में नाकाम हो उसे रद्द कर देने से पहले एक दफ़ा उसकी ऊंची ताकत ज़रूर दे देनी चाहिए और तदरीजन देनी चाहिए, एकदम नहीं बढ़ाने की ज़रूरत। अगर 30 नाकाम हुई है तो पहले 200 देख लें, फिर 200 नाकाम हो तो 1000 देख लें, और अगर वो ना फ़ायदा दे तो फिर इलाज बदल कर कोई और इलाज सोचें। क्यों जी इमाम साहब की बेगम, क्या हाल है बेटे का आप खुदा के फजल से? कल तो आप बहुत परेशान थी, आज लग नहीं रही परेशान। ठीक हो गया माशाल्लाह। रात ही बुखार उतर गया था? ठीक है। बिस्तर में पेशाब के लिए आर्सेनिक मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा लाइकोपोडियम 200 भी बाज़ मरीज़ों में फ़ायदेमंद साबित हुई है, लेकिन इसके लिए कई दवाएं हैं जो देखनी पड़ती हैं। एक दवा जो लिखी होती है किताबों में उसको मैंने कभी फ़ायदेमंद नहीं देखा, वो एक्विजिटम है। हर किताब में लिखा हुआ है जो रूटीन के होम्योपैथ एक्विजिटम, और पता नहीं कौन से वो मरीज़ हैं जो एक्विजिटम से फ़ायदा उठाते हैं।
मेरे इल्म में कभी नहीं आया। लेकिन दूसरी दवाएं हैं जैसे कि आर्सेनिक का मैंने बताया, और भी कई हैं जो रात के पेशाब में फ़ायदा पहुंचा देती हैं। ओपियम भी बाज़ दफ़ा पेशाब, रात को पेशाब आना बंद हो जाता है, बिस्तर पे खारिज होना, और उसकी वजह हमेशा पस मंज़र में कोई खौफ होता है, और बाज़ दफ़ा यही खौफ कि मुझे पेशाब ना आ जाए, ये पेशाब लाने का मुझे बन जाता है। जैसे हकलाना इसी खौफ से पैदा होता है कि मैं हकलाना जाऊं कहीं। जितना खौफ बढ़े उतना वो बढ़ता जाता है हकलाना। तो इनको मैं एकोनाइट 1 लाख में दे चुका हूँ। एकोनाइट से तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो फ़ायदा हुआ हो, जबकि बाज़ दीगर पुरानी बीमारियों में एकोनाइट 1 लाख में देने से जो खौफ की वजह से पैदा हुई थी वो खुदा के फजल से ठीक हो गया। इसमें अब मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ, यानी इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रेमोनियम 1 लाख में और ओपियम 1 लाख में। ये दो आप लोग भी पेश नज़र रखें। हकलाने के मरीज़ों का अगर कोई इलाज मिल जाए तो काफ़ी बेचारों के लिए एक नेमत होगी, वरना अच्छे भले माकूल लोग मुसीबत पड़ जाती है, उनको बात करनी हो तो हकलाने लग जाते हैं। बाज़ बेचारे कहते हैं पहले हम कम हकलाया करते थे, आज बहुत हकला रहे हैं। पहली मुलाकात हो ना तो एक्साइट होकर असर पड़ता है, और मुसीबत पड़ती है कि इंसान को तो देखना पड़ता है, जितना देखें उतना वो एम्बेरस हो जाते हैं और ज़्यादा हकलाते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि बाज़ हकलाते इस तरीके पे हैं कि अगले को बेवजह हंसी आती है, यानी बर्दाश्त नहीं होती। और वो और भी ख़तरनाक बात है, बदतमीज़ी की बदतमीज़ी, और उस बेचारे में जो आवाज़ निकालनी थी वो भी बंद। इसलिए हकलाना दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए मुसीबत है। जो हकलाता है उसके लिए भी और जो हकलाते हुए को देखता है उसके लिए भी। तो ओपियम हकलाने वाले को देनी चाहिए, मगर देखने वाले की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक होगा तो ये ठीक होगा, समझे है ना आप? तो लास्ट में आपने फरमाया ये बारी बारी महीने का वक्फा है? एक दफ़ा एक खुराक ये बस। खुराक। अच्छा, अगर फ़ायदा देना हो तो उसी वक्त वो दिखा देती है फ़ायदा, ठीक है, चंद दिन के अंदर अंदर। और एक दफ़ा दिखा दे तो फिर जब दोबारा बीमारी औत कराए फिर देनी है, वरना नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक है। और जैसे कि मैंने बयान किया ना, बाज़ पुराने खौफ जो रह जाते हैं पीछे, हालांकि एकोनाइट को आर्जी फौरी दवा बताया जाता है, मगर मैंने तजुर्बा करके देखा है कि अगर फौरी खौफ पैदा हुआ हो और उसका इलाज ना हो वक्त के ऊपर तो 10 साल के बाद भी एकोनाइट CM में काम करता है। ऐसे एक केस एक बच्चे के मुतालिक था, वो पार्क में किसी कुत्ते से सख्त डर गया था और उसकी वजह से उसको लुकनत पैदा हो गई। अब बरह रास्त लुकनत एकोनाइट से ठीक नहीं हुई, मगर ये जो मुअय्यन मामला था, कुत्ते से डरा फिर लुकनत हुई, इसको एकोनाइट CM की एक खुराक ने ठीक कर दिया, और हैरत अंगेज़ है। तो आमतौर पर मैंने जो दूसरों को सिर्फ लुकनत के ख्याल पर दी है वो ठीक नहीं हुए, मगर मुअय्यन खौफ एक मौके पर कुत्ते का साबित हुआ तो उससे वो ठीक हो गया। इसलिए इसको भी इस्तेमाल करके नज़र रखनी चाहिए कि एकोनाइट CM अगर लुकनत में मुफीद है तो उसके पस मंज़र में क्या बात है, ताकि आइंदा हमें प्रेस्क्राइब करते वक्त यानी उसकी तशख़ीस करते वक्त आसानी पैदा हो जाए। और खाने की एलर्जीज़ में एकोनाइट को मैंने बहुत मुफीद देखा है। जर्मनी में मैंने बताया था, पहली दफ़ा एक ख्याल आया था, एक ख़ातून को हर खाने से तकरीबन एलर्जी हो गई थी, और डॉक्टर कहते थे गंदम की एलर्जी है, लेकिन आलू टमाटर हर चीज़ की एलर्जी हो गई थी, और वो खौफज़दा थी दरअसल बहुत ज़्यादा, हर खाने से डर दिल में बैठ गया था। एकोनाइट CM की एक अकेली खुराक ने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब नईमा ने लाहौर का एक केस लिखा है। वो ना सिर्फ पूरा नहीं लिखा गया था, ये सही है।
वो दफा मैंने जुबानी लिखा था लेकिन खत में से देख ये तहरीरी लिखा है, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल क्या बात, कहते हैं वो जुबानी लिखा था, ये तहरीरी लिखा है। 30 तक को उठाया बेचारे, जिनके घुटनों का इलाज किया कोई नहीं, और उस तरह उठा दिया इनको। हाँ जी, ये केस है लाहौर का। कहते हैं पहले 6 साल से या 4 साल से, अंग्रेजी में 4 है कि अंग्रेजी में 6 है कि उर्दू में 4 है, क्या है ये? मेरा ख्याल है 4 साल ही। अच्छा, जी पहले 4 साल से आलू, गोश्त, पालक और टमाटर वगैरह खाने से हाथों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता था। बहुत इलाज करवाया लेकिन आराम ना मिला। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बीमारी को जिगर का जख्म बताया, लेकिन 1 साल इलाज से कोई फ़र्क न पड़ा। उसके बाद 3 साल तक होम्योपैथिक डॉक्टर के ज़रिए इलाज रहा, जिन्होंने गंठिया का मरज़ तजवीज़ किया। 3 साल उसकी दवाई, बड़ी लंबी हिस्ट्री है इसकी। 3 साल उसकी दवाई खाई लेकिन बीमारी बदस्तूर रही। आज से 2 माह कबल मेरे वालिद साहब ने आपको इस बीमारी के मतलब लिखा। आपने ये तकलीफ़ एलर्जी बताई और एकोनाइट सीएम की खुराक तहरीर फरमाई। अल्लाह के फजल से उस एक खुराक ही से मुझे मुकम्मल आराम आ गया है। अब अंदाज़ा करें कि ये जो मिथ बनाई हुई है डॉक्टरों ने खामखा की, इसलिए हर जो किताब आप पढ़ते हैं होम्योपैथिक की, उसको फ़ौरन न मान लिया करी हुई। मैंने देखा है कि एक कोई कहता है बात तो सारे उसको उठा लेते हैं, जिसका गीदड़ करते हैं ना, कि वो क्या कहते हैं, पिदरम सुल्तान बूद, सारे कहते हैं पिदरम सुल्तान बूद। इस तरह ये आदत पड़ी हुई है। डॉक्टर आबिद की किताबें हैं जो पाकिस्तान में बहुत राइज हैं, कई अच्छे चुटकुले भी हैं, लेकिन उन्होंने मुश्किल डाल दी है। होम्योपैथ्स को इतना महदूद कर दिया है बाज़ बातों में कि इर्द गिर्द की होश ही कोई नहीं, और वही दवाएं दिए जाते हैं आंखें बंद करके। हालांकि बहुत वसी माहौल की और दवाएं हैं जो मुफीद हैं, जिनकी लाजमन ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ हैं जो काम करती नहीं। तो इसलिए एकोनाइट के मुतालिक लंबे अरसे तक मैं भी महरूम रहा इस ख्याल से कि हर डॉक्टर जो कह रहा है कि फौरी इलाज और उसके बाद क्रॉनिक में बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका क्रॉनिक सल्फ़र है। मुझे एकोनाइट का इसलिए ख्याल पैदा हुआ कि बाज़ मरीज़ों में मैंने एकोनाइट को दवा समझा, लेकिन क्रॉनिक होने की वजह से सल्फ़र दी, सल्फ़र ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि हो सकता है वो क्रॉनिक बीमारी जिसको एकोनाइट मिलना चाहिए था, ना मिलने की वजह से वो मुस्तकिल बैठ गई है। अगर बहुत ऊंची ताकत में एकोनाइट दे के देखें तो फिर क्या होगा। और खुदा के फजल से पहले मरीज़ पर पहला तजर्बा इतना कामयाब हुआ कि मैं हैरान रह गया। और अब ये एक केस है, देखें कितना इन्वॉल्व है, कितनी लंबे अरसे की तकलीफ़ें और पेच दर पेच होती चली जा रही हैं। और कितने साल बने थे इसके? 4 साल से शुरू हुई आलू गोश्त की एलर्जी, ठीक है। किंग एडवर्ड कॉलेज का इलाज 1 साल करवाया, 5 हो गए, और 3 साल होम्योपैथिक, 8 साल। क्यों जी? बशीर शमस साहब को भी ये तकलीफ है कि मुख्तलिफ चीज़ें खाने से, कौन से बशीर शमस साहब? सफ़ीर के वालिद जो थी, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उनके हाथों में दर्द होती थी। आज सफ़ीर की उम्मीद नहीं आई है होम्योपैथी क्लास में, वो तो मिस करने वाली नहीं, उनकी दलील पुछवाएं। अच्छा, या उनको भी एकोनाइट भेज दें। नहीं, उनका फोन आ गया था? तो जी, उनके वालिद फौत हो गए हैं। कब? रात इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। जी फैसलाबाद में। और क्या वो रात को उनका नाम भी गालिबन मलिक बशीर ही था। हाँ, वो अब जर्मनी आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, वही फैसलाबाद वाले मलिक बशीर। उनकी मुझे भी थी, वो दूसरे हैं मलिक बशीर। इनकी किताबों का हाँ, मैं जानता हूँ मलिक बशीर से, फैसलाबाद वाले। मगर ये एक मलिक बशीर लाहौर वाले हैं, वो जिनकी मुझें बड़ी बड़ी यूँ ताव दे के रखते थे, वो भी गालिबन फौत हो गए। ये मुझे याद नहीं रहा, मगर बाहर। हाँ, उनका फोन आया था। रात को काफी लेट फोन आया उनको था, फिर ताज़ियत का 10:30 फौरी तौर पर पैगाम दो। हाँ जी, 10:30 बजे आया था। डेट अच्छा। कही थी अभी फोन आया है कि वो हाँ ज़रूर, मुझे यकीन है कभी उसने क्लास मिस नहीं किया आज तक, इसलिए मुझे ख्याल पैदा होगा कि ज़रूर कोई बात हुई होगी। हाँ।
ان کو حضور مختلف چیزیں کھانے سے انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتی تھی. اچھا وہ میرے جب یہ حضور نے بتایا تو پھر ان کو ایکونائٹ دی تو ایک ہی خوراک سے کہتے ٹھیک ہو گئی. چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے یہ بتائیں مجھے. آپ ہیں؟ کیا میرے مالش تو آپ ہیں. اس لیے اور اندھیرا انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ نے کھائی کبھی ایکونائٹ سی ایم؟ ون ایم کھائی, آج بھی کھا کے آئی. آج ڈینٹسٹ کے جانے ڈر لگتا پہلے کھائی. نہیں ایک دفعہ سی ایم بھی کھا لو, دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے, نقصان کوئی نہیں ہوگا. اچھا کھاتی ہیں. ایکونائٹ سی ایم کا کبھی کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا کبھی بھی, کیونکہ جتنی دیر میں استعمال کیا اب تو کم سے کم 20-25 مریضوں پہ کر چکا ہوں اور ایک دفعہ بھی کسی نے نقصان نہیں بتایا. کھا لو. اچھا اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایسے مریضوں پہ میں نے چھوٹی بھی دی تھی, 1000 میں کام نہیں کیا, بہت اونچا کام کیا ہے, جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیماری جو عارضی ہو اور ٹھیک نہ ہوئی ہو تو اسے دوبارہ بیدار کرنے کے لیے اگر ایکونائٹ دینا ہے, چونکہ چھوٹی طاقت کی چھوٹے اثر کی دوا ہے نا, بہت اونچا دیں گے تو پھر جا کے کام کرے گی. اس کے لیے اتنے سال پیچھے پہنچنا چھوٹی طاقت میں مشکل ہے. بہت اونچی طاقت ہو تو پھر یہ لمبا سفر کر لیتی ہے. اس لیے ایکونائٹ کھاؤ. تمہارا تو کوئی 20-25 سال کا سفر ہے جو ایکونائٹ کو اختیار کرنا پڑے گا. 15 سال یا 20 سال کا. لیبیا میں شروع ہوئی تھی شادی کے بعد 80 میں شروع ہوئی تھی, یہ 15 سال تقریباً ہوئے. نہیں تھی, لیبیا میں تھی نا جی, جب یہ پہلی دفعہ جو خط 80 ملا تھا 80 میں. شیری کا. 80 میں. جانے سے پہلے تھوڑی شروع ہو گئی تھی, پھر وہاں بھی دوائی دی تھی آپ نے. اچھا جانے سے پہلے شروع ہو چکی تھی. جی جی ٹھیک ہے. 80 میں. کس سن میں؟ 80 میں. 80 میں جی. اور 15 سال ہو گئے پورے. کرنا چاہیے جس کو پس منظر میں خوف تھا غالباً جانے کا. نہیں نہیں بس منظر میں شادی کا خوف تھا, شادی کے بعد ہوا ہی ہے یہ تکلیف ہے نا. صحیح بات ہے. ہاں بعضوں کو ہوتا ہے نا شادی کی جھجک بیٹھ جاتی ہے, اس لیے. خیر آگے چلتے ہیں. اب ایک اور کیس بھی, یہ وہی ہے شاید جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے, الرجی, جس کا تفصیلی ذکر آپ نے اب بتایا ہے. بواسیر کا تو عام روزمرہ کا نسخہ یہی ہے کہ سلفر اور نکسوامی 30 دیں, اور نکسوامی 30 کو اس میں بھی بہت مفید دیکھا ہے میں نے ہائٹس ہرنیا میں. اگر نکسوامی کا کچھ عرصہ کھلاتے رہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ساتھ اس کے آئرس 10X یا ہوں جو اس کی دوائیں جو ہیں, آئرس ورسیکلر, ٹینس نہیں ورسیکلر, اور دوسری جو ہے ایک تیزابیت کی دوا, نہیں نیٹرم فوس. نہیں وہ آپ نہیں بول رہے. ہاں نہیں آرسنک. اب کچھ بھی نہیں, یہ بھی نہیں آپ کو آنی یاد, مجھے پتہ ہے کہ نہیں آئے گی آپ کو. وہ آپ نے بتائی نہیں ہوگی. بتائی ہوئی ہے, ضمن بتائی ہوئی ہے غالباً, میں استعمال کیا کرتا تھا اس کو. وہ خاص اس کے لیے ہے, کھٹاس کے لیے, میدے کی کھٹاس کے لیے. وہ یاد آئے گی پھر میں بتا دوں گا. کل ایک فون آیا تھا, بچی ہے, اس کو تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہے حضور. اچھا جی ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ پوچھ رہے تھے دوائی, میں نے کہا اگر موقع ملا تو میں آپ کی. تھائرائڈ جو انڈر ایکٹیو ہے اس کی علامتوں کا علاج کریں. اگر اس کے نیچے میں اوبیسٹی پیدا ہو گئی ہے, اس کے نتیجے میں موٹاپا کی طرف میلان ہے, تو پھر گریفائٹس دیں پہلے, سمجھ گئے, اور بعد میں کیلکیریا کاب. ذہنی طور پہ تھوڑی ویک ہے. گریفائٹس اور بیٹھا کاب بہتر جی, اونچی طاقت میں کھلائیں. بہتر جی, دونوں اوبیسٹی کی بھی ہیں اور گلینڈس کی بھی. بہتر جی. سمجھ گئے. جی سمجھ گئے. جی.